ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। इतवार 23 फरवरी के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। इसराइल ने फलस्तीनी कैदियों की रिहाई मुलतवी कर दी। हमास का कहना है कि फलस्तीनी कैदियों की रिहाई में ताखीर जंग बंदी के मुआहदे की संगीन खिलाफवर्जी है। We've been sitting on the chairs waiting for many hours, but what else can we do? Waiting is very difficult, and it's very difficult to be on edge, but we shall endure it for the sake of their freedom. जानिए जर्मनी में आज होने वाले इंतखाबात के बारे में, जिन पर यूरोप और अमेरिका गहरी नजर रखे हुए हैं। This Sunday, nearly 60 million people will be eligible to vote in Germany's 2025 federal election. The results will be watched closely, not just within the EU, but also beyond. सांस की बीमारी के बाइस ज़ेरे इलाज पोप की हालत बदस्तूर तशवीशनाक। Turn of the health of Pope Francis, who has now been hospitalized for more than a week. These are live photos from St. Peter's Square in Vatican City, not far from the hospital where the Pope is being treated. बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना है कि ट्रंप से मुलाकात में यूक्रेन की खुद मुख्तारी पर बात करूंगा। Europe may no longer boast the fighting forces it once had, but it's still pretty good at the ceremonial stuff. This may have been a last-minute summons to Paris, but the Elysee Palace was ready. कारकर्दगी रिपोर्ट जमा कराएं या फिर इस्तीफा देकर घर चले जाएं। इलॉन मस्क की सरकारी मुलाजमीन को ईमेल। Elon Musk and his team at the Department of Government Efficiency are looking to gain access to an IRS data system that retains the personal tax information of millions of Americans. और सुनिए रावलपिंडी साजिश केस के बारे में। मुकदमे के किरदार आला फौजी अफसरान और दानिशवर क्या चाहते थे और नतीजा क्या निकला। और सुनिए उस इंडियन पायलट के बारे में जिसने कमजोर होने के बावजूद पाकिस्तानी फजाइया का मुकाबला किया और लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी थी और जिसकी कब्र आज भी पाकिस्तान के एक खेत में है। इन सब मौज़ूआत पर तो बात होगी ही, लेकिन सबसे पहले आलमी खबरों का खुलासा। इसराइल का कहना है कि वो 600 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर ये हमास और इसराइल के दरमियान होने वाले अमन मुआहदे के लिए एक बड़ा धचका साबित हो सकता है। शनिचर को हमास ने 6 इसराइली यरगमाली रिहा किए थे। उनमें 4 वो इसराइली भी थे जिन्हें हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमले में अगवा कर लिया था। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के दफ्तर से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि जब तक दीगर इसराइली यरगमालियों की रिहाई की जमानत नहीं दी जाती और हमास की तरफ से हर हफ्ते इसराइली कैदियों की रिहाई के सिलसिले में मुनक्कद की जाने वाली तौहीन आमेज तकरीबात के बगैर उन्हें रिहा नहीं किया जाता, तब तक फलस्तीनी कैदियों की रिहाई अमल में नहीं लाई जाएगी। For hours, families anxiously waited. 620 Palestinians were meant to leave Israeli jails under an exchange between Israel and Hamas. But after hours of delays, nothing. We have been sitting on the chairs waiting for many hours, but what else can we do? Waiting is very difficult, and it's very difficult to be on edge, but we shall endure it for the sake of their freedom. अमन मुआहदे के पहले मरहले के तहत हमास की तरफ से 4 उन इसराइली मगवियों की लाशें वापस करने का अमल बाकी रह गया है जो दौरान कैद मर गए थे। इस मुआहदे के दूसरे मरहले में बाकी जो जिंदा मगवी हैं उनकी रिहाई के लिए अभी तक कोई इक़दाम नहीं किए गए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने हमास पर इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने जैसे इल्ज़ामात आयद किए हैं, जिसमें उन कैदियों का मज़मूम प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल का इल्ज़ाम भी शामिल है। दूसरी जानिब हमास का कहना है कि इसराइल
फलस्तीनी कैदियों की रिहाई में ताखीर करके जंग बंदी के मुआहदे की संगीन खिलाफवर्जी कर रहा है। फलस्तीनी मीडिया सेंटर के मुताबिक हमास के तर्जुमान अब्दुल लतीफ का कहना था कि काबजीन की जानिब से कैदियों के तबादले के अमल के तहत तयशुदा तारीख पर कैदियों की 7वीं खेप की रिहाई में ताखीर मुआहदे की संगीन खिलाफवर्जी है। ख्याल रहे सनीचर के रोज हमास की जानिब से यरगमाल बनाए गए 6 अफराद को रिहा किया गया था, जो इसराइली फौज के मुताबिक अपने खानदानों के पास बाहिफाजत पहुंच गए हैं। इससे कबल फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के अमूर पर बात करने के लिए कायम किए गए मीडिया ऑफिस का कहना था कि इसराइली मगवियों की रिहाई के बदले में 602 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई मुतवक्के है। याद रहे कि जंग बंदी मुआहदे के पहले मरहले में तय पाया था कि इसराइली जेलों में कैद कुल 1900 फलस्तीनी कैदियों को 33 इसराइली यरगमालियों के बदले में रिहा किया जाएगा। 19 जनवरी से अब तक इसराइल की जानिब से 1000 से ज़ायद फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जा चुका है। यूरोप के अहम मुल्क जर्मनी में आज इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसमें जर्मन फेडरल पार्लियामेंट में 630 मेंबरान को मुंतखब किया जाएगा। ये इंतखाबात दरअसल गुज़िश्ता बरस सितंबर में होने थे, मगर इत्तेहादी जमातों में इख्तलाफ के नतीजे में इन इलेक्शन को कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर दिया गया था। This Sunday, nearly 60 million people will be eligible to vote in Germany's 2025 federal election. The results will be watched closely, not just within the EU, but also beyond, as an indicator of political mood in Europe's biggest democracy. सोशल डेमोक्रेट चांसलर ओलाफ शोल्ज का 3 पार्टी इत्तेहाद जो जर्मनी पर 2021 से हुक्मरानी कर रहा था, पिछले साल नवंबर में टूट गया था। आइए समझते हैं कि ये सब कब और कैसे हुआ और इस इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली जमातों के मकसद क्या हैं कि उन पर यूरोप और अमेरिका भी गहरी नज़र जमाए बैठे हैं। 3 सियासी जमातों यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी और ग्रीन्स के दरमियान होने वाला ये इत्तेहाद जर्मनी के अब तक के बदतरीन मुआशी और हिफाजती चैलेंजेस और आपस के नजरियाती इख्तलाफ के नतीजे में टूट गया था। ओलाफ शोल्ज ने अपने लिबरल ख्याल किए जाने वाले वजीर खजाना और FDP पार्टी के क्रिश्चियन लुंडर को बजट पर इख्तलाफ की वजह से निकाल दिया था। शोल्ज ने फिर पार्लियामेंट का इजलास तलब किया और एतमाद का वोट हासिल करने में नाकाम रहे, जिसके नतीजे में 23 फरवरी यानी आज के लिए स्नैप इलेक्शन का इनाकाद किया गया है। वाज़ेह रहे कि बर्लिन यूरोपीय यूनियन की सबसे बड़ी मईशत है और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा आबादी पर मुश्तमिल रियासत भी है। बर्लिन के सियासी और मुआशी मामलात का असर पूरे यूरोपीय इत्तेहाद पर पड़ता है। वेटिकन ने कहा है कि पोप फ्रांसिस शनिचर के अवाइल में दमे की तरह की सांस की बीमारी के बाइस तशवीशनाक हालत में हैं। वेटिकन के बयान में कहा गया है कि पोप कल से बदतर हालत में थे और उनको खून की बोतल लगाई गई है। वेटिकन ने मजीद कहा कि 88 साला पोप अब भी होश में हैं और अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा मिकदार में ऑक्सीजन की जरूरत है और उनकी निगहदाश्त की जा रही है। We begin with that abrupt turn of health of Pope Francis, who has now been hospitalized for more than a week. These are live photos from St. Peter's Square in Vatican City, not far from the hospital where the Pope is being treated. At this hour, Francis remains in critical condition after developing what doctors call an asthmatic respiratory crisis. Despite this, the Vatican says the Pope continues to be alert and spent the day in an armchair. Lori Bordenero has been monitoring all the developments. She joins us now with the latest. Lori. पोप का जिमिली अस्पताल में नमूनिया का इलाज भी जारी है। उनके दोनों फेफड़ों में इस बीमारी की तशखीश हुई है। वेटिकन के मुताबिक पोप के खून में सफेद खुलियों की तादाद कम होने पर उन्हें खून लगाया गया है। बयान के मुताबिक पोप की हालत बदस्तूर तशवीशनाक है और उनकी सेहत अभी खतरे में है। बरतानवी वजीर आजम सर कियर स्टारमर ने कहा है कि वो अगले हफ्ते अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली अपनी मुलाकात में यूक्रेन की खुद मुख्तारी पर बात करेंगे। शनिचर को सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बात करते हुए उन्होंने यूक्रेन के लिए बरतानिया की भरपूर हिमायत का एक बार फिर यकीन दिलाया है। ट्रंप की तरफ से रूस के साथ ताल्लुकात की बहाली और यूक्रेन में जंग बंदी के लिए शुरू किए गए मुज़ाकरात के बाद गुज़िश्ता 4 दिनों में ये दोनों रहनुमाओं के दरमियान दूसरी बार फोन पर बात हुई है। पीर को यूक्रेन में रूस की तरफ से जारी की गई जंग के 3 बरस मुकम्मल हो जाएंगे। बरतानिया के वजीर खारिजा डेविड लिमी ने कहा है कि उनका मुल्क रूस पर मजीद पाबंदियां आयद करेगा।
शनिचर को यूक्रेन की हमायत में मगरबी लंदन में रूस के सफारत खाना की तरफ से तकरीबन 2000 लोगों ने मार्च किया था। डाउनिंग स्ट्रीट के तर्जुमान के मुताबिक वजीर आजम ने कहा है कि जंग बंदी से मुतल्लिक किए जाने वाले मुज़ाकरात में यूक्रेन की कलीदी हैसियत होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि रूस की गैर कानूनी जंग के खात्मे के जरिए देरपा अमन की बहाली के लिए बरतानिया पुरअज़म है। तर्जुमान के मुताबिक इस फोन कॉल पर दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि ये यूक्रेन और यूरोप की सलामती के लिए बहुत फैसला कुन लम्हा है। अमेरिका में सरकारी मुलाजमीन को शनिचर की दोपहर को एक ईमेल मसूल हुई जिसमें कहा गया है कि अपने गुज़िश्ता हफ्ते की अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट जमा कराएं या इस्तीफे देकर घर चले जाएं। ये ईमेल ट्रंप इंतजामिया में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के सरबराह इलॉन मस्क की जानिब से भेजी गई है। इलॉन मस्क ने इससे कबल एक्स पर यह ट्वीट की थी कि सरकारी मुलाजमीन को जल्द एक ईमेल मसूल होगी जिसमें उनसे गुज़िश्ता हफ्ते उनकी मजमूई कारकर्दगी के बारे में पूछा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर मुलाजमीन ने जवाब जमा ना कराया तो फिर इस नाकामी को उनका इस्तीफा तस्वुर किया जाएगा। फंड्स में कमी लाने और मुलाजमीन की बरतरफियों के जरिए इलॉन मस्क हुकूमती अखराजात कम करना चाहते हैं। सामीन, सन था 1951 का, महीना था फरवरी का और दिन था जुमे का जब रावलपिंडी की फौजी छावनी में वाक़े क्रीग रोड पर एक जनरल की सरकारी रिहाइशगाह में दर्जन भर के करीब फौजी अफसरान, एक जनरल की बीवी और कम्युनिस्ट पार्टी के 3 दानिश्वर इशाइये पर जमा हुए थे। वहां मुबैना तौर पर एक इजलास होना तय पाया था। इजलास में मुबैना तौर पर यह तजवीज़ ज़ेरे बहस आई कि आया मौजूदा हुकूमत का तख्ता उल्टा जाए जो कि उस वक्त अमरीकी ब्लॉक में शामिल हो चुकी थी। 23 फरवरी की शाम 8 घंटों पर मुहित तवील इजलास का कोई नतीजा ना निकला और अगर कोई साजिश का मंसूबा था तो उस पर इत्तफाक राय नहीं हो सका। इस इशाइये के शुरका अपने अपने घरों को रवाना हो गए और मेज़बान सोने चले गए। इस वाक़े के बारे में सरकारी मौक़िफ़ कुछ यूं था कि साजिश में शरीक एक पुलिस इंस्पेक्टर मुखबर बना और यूं साजिश पकड़ी गई। इस इजलास के 2 शुरका ने बाद में फौज के कमांडर इन चीफ को इतला दी कि हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश तैयार की गई है और इतला देने वाले वादा माफ गवाह बन गए। अलबत्ता साबिक ब्यूरोक्रेट हसन जहीर की किताब द टाइम्स एंड ट्रायल ऑफ द रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी 1991 के मुताबिक सूबा सरहद की पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने इस वाक़े की मुखबरी उस वक्त के गवर्नर सूबा सरहद आई चंद्रीगर को की थी, जिसके बाद साजिश पकड़ी गई। फिर वजीर आज़म लियाकत अली खान ने 14 दिन बाद यानी 9 मार्च 1951 को हुकूमत का तख्ता उलटने की मुबैना साजिश का इंकशाफ किया और कहा कुछ ही देर पहले पाकिस्तान के दुश्मनों की एक साजिश पकड़ी गई है। इस साजिश का मकसद ये था कि तशद्दुद के जरिए मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी फैलाई जाए। इस मकसद के हुसूल की खातिर अफवाज पाकिस्तान की वफादारी को भी मलिया मेट कर दिया जाए। हुकूमत को नापाक इरादों का बर वक्त इल्म हो गया, चुनाचे इस साजिश के सरगनों की गिरफ्तारी आज ही अमल में लाई जाएगी। ये अफवाज पाकिस्तान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल अकबर खान, ब्रिगेडियर कमांडर मतीन, ब्रिगेडियर M.A. लतीफ़, पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर फैज़ अहमद फैज़ और मेजर जनरल अकबर खान की बेगम मिसेज अकबर खान यानी नसीम जहां शाह नवाज हैं। इससे पहले कि साजिश की जड़ें मुस्तहकम होती, ये हम सब की खुश नसीबी है कि हमें इसका इल्म हो गया। मुझे यकीन है कि इसके बारे में सुनकर जिस तरह मुझे अज हद सदमा हुआ है उसी तरह आवाम को भी शदीद रंज हुआ होगा। वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने जिस साजिश का ऐलान किया था वही बाद में रावलपिंडी मुकदमा साजिश कहलाया, क्योंकि इस मुबैना साजिश में शरीक 4 शहरियों और बाकी 11 फौजी अफसरान पर मुकदमा चलाने के लिए पाकिस्तान की पहली आइन साज असम्बली में एक खसूसी ट्रिब्यूनल कायम करने के लिए नया कानून बनाया गया था, जो रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी एक्ट स्पेशल ट्रिब्यूनल 1951 कहलाया। गिरफ्तार होने वाले अफसरान को तवक्को थी कि उनका फौजी कानून के तहत कोर्ट मार्शल होगा और फौरी तौर पर गोली मारकर हलाक कर दिया जाएगा। बस सूरत दीगर उन्हें गद्दारी के कवानीन के तहत सख्त सजा दी जाएगी। ताहम सिविलियन और फौजी क़यादत ने फैसला किया कि इस साजिश में मुलव्वस अफराद पर मुकदमा चलाने के लिए एक नया कानून बनाया जाए।
ट्रिब्यूनल ने 5 जनवरी 1953 को मुकदमे का फैसला सुनाया। जनरल अकबर को 12 बरस कैद की सजा सुनाई गई, जबकि बाकी अफसरान को चंद बरसों की यानी 4 से 5 बरस की कैद की सजा दी गई। मेजर जनरल नजीर अहमद को अदालत के बर्खास्त होने तक कैद की सजा दी गई। फैज अहमद फैज और सज्जाद जहीर को 5-5 बरस की सजा सुनाई गई। बेगम नसीम अकबर यानी नसीम जहां को 2 बरस कैद में रखने के बाद बरी कर दिया गया। ट्रिब्यूनल ने नसीम के बारे में कहा कि उन्हें साजिश का इल्म तो होगा, लेकिन वो अकबर खान की बीवी की हैसियत से हर बात मानने पर मजबूर होंगी। सामीन, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली 1965 की जंग, जिसमें 7 सितंबर के इंडियन फजाई हमले में इंडिया के स्क्वाड्रन लीडर A.B. देविया ने एक कमजोर पायलट होने के बावजूद पाकिस्तानी फजाइया का मुकाबला किया और लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी थी। A.B. देविया की कब्र पाकिस्तान के एक खेत में है। सुनिए इस बारे में रिहान फजल की ये रिपोर्ट। सन 1965 में इंडिया भी चीन के हाथों होने वाली शिकस्त से संभलने की कोशिश कर रहा था। दूसरी जानिब अमेरिका पाकिस्तान को भारी फौजी इमदाद फराहम कर रहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया का ताकत का तवाजुन काफी बदल चुका था। इंडियन फौज के दावों के मुताबिक जंग के बाकायदा ऐलान से पहले ही 6 सितंबर सन 1965 की शाम पाकिस्तान ने अचानक इंडियन फिजाइया के अड्डों पर हमला किया। इस हमले से पूरी इंडियन फिजाइया में गम गुस्से की लहर दौड़ गई। इस सारी सूरत हाल में सबसे ज्यादा नाराज स्क्वाड्रन लीडर A.B. देवैया थे। आज BBC रीड्स में बात A.B. देवैया की, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी लेकिन पाकिस्तानी फिजाइया के सामने हार नहीं मानी, और वो आज भी पाकिस्तान के एक खेत में दफन हैं। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। A.B. देवैया कर्नाटक में कूर्ग के रहने वाले थे। वो हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। उनका शुमार इंडियन फिजाइया के एक बासलाहियत और सबसे निडर फाइटर पायलटों में होता था। उन्होंने 6 सितंबर के हमले से सिर्फ 6 दिन पहले आदमपुर में नंबर 1 स्क्वाड्रन में चार्ज संभाला था। वो 6 नवंबर 1954 को इंडियन फिजाइया का हिस्सा बने थे और शुरू में वेम्पायर हवाई जहाज उड़ाते थे। आदमपुर आने से पहले वो हाकिमपेट एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज में इंडियन फाइटर पायलटों को तरबियत दे रहे थे। जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई का माहौल बनने लगा तो उन्होंने खुद तैयारा उड़ाने की पेशकश की। उनकी ये दरख्वास्त एक्सेप्ट कर ली गई और उन्हें आदमपुर के नंबर 1 स्क्वाड्रन में तैनात कर दिया गया। इयान कार्डोजो अपनी किताब बियॉन्ड फेयर में लिखते हैं कि इंडियन एयरफोर्स कमांड हेडक्वार्टर ने 6 सितंबर की रात देर गए हुक्म दिया कि आदमपुर और हलवाड़ा के मिस्टियर और हंटर स्क्वाड्रन पाकिस्तान के फिजाई अड्डों पर जवाबी हमला करेंगे। हमले की तैयारी की बात पहले करेंगे, इसके बाद इंडियन फिजाइया के जहाज़ों में तकनीकी खराबियां और क्यों देवैया रिजर्व पायलट होने के बावजूद पाकिस्तानी एयरफोर्स ऑफिसर से मुकाबला करने लगे। आदमपुर टाइगर्स के कमांडिंग ऑफिसर O.P. तनेजा ने फैसला किया कि उनकी स्क्वाड्रन पाकिस्तान में सरगोदा एयरबेस पर हमला करेगा। ये फैसला किया गया कि 7 दिसंबर की सुबह इंडियन वक्त के मुताबिक 5:55 पर सरगोदा पर हमला किया जाएगा। लेकिन मंसूबा बनाने वालों से ये गलती हुई कि सरगोदा का वक्त मुंतखब करने के बजाय आदमपुर के वक्त 5:55 का इंतखाब किया गया। वो अंदाजा नहीं लगा सके कि सरगोदा में सूरज तुलू होने का वक्त 6:10 था, यानी जब तक मिस्टियर तैयारे सरगोदा के ऊपर पहुंचेंगे वहां अंधेरा छाया रहेगा। PVS जगन मोहन और समीर चोपड़ा अपनी किताब द इंडिया पाकिस्तान एयर वॉर ऑफ 1965 में लिखते हैं कि विंग कमांडर तनेजा ने आखिरी वक्त में हमले के टाइम में 15 मिनट की ताखीर करने यानी उसे बदलकर सुबह 6:10 करने की दरख्वास्त दी, लेकिन उनकी दरख्वास्त इसलिए कबूल नहीं की गई क्योंकि हलवाड़ा से हंटर स्क्वाड्रन को भी उसी वक्त हमला करने की जिम्मेदारी दी गई थी और उनके इस प्लान को आखिरी लम्हे में छेड़ा नहीं जा सकता था। देवैया को अहम हमलावरों की टीम में शामिल नहीं किया गया था। वो एक रिजर्व पायलट थे। इसका मतलब ये था कि वो हमले में सिर्फ उसी सूरत में हिस्सा लेंगे जब कोई तैयारा किसी वजह से टेक ऑफ ना कर सके। आदमपुर से सरगोदा तक का फ्लाइंग टाइम 30 मिनट था। पूरे ऑपरेशन के लिए सिर्फ 1 घंटा दिया गया था। मिस्टियर तैयारों के पायलट्स को हिदायत की गई थी कि वो सिर्फ सरगोदा एयरबेस पर बम गिराएं और फिजा में पाकिस्तानी तैयारों से लड़ने की कोशिश ना करें। पायलट्स को हुक्म दिया गया था कि वो उस दिन रात का खाना जल्दी खा लें और फौरन सो जाएं ताकि हमले से पहले अपनी नींद पूरी कर लें। सुबह 3 बजे पायलट्स को जगाया गया।
ठीक सुबह 4 बजे तमाम 12 पायलट्स और 2 स्टैंड बाय पायलट जी सूट पहने स्क्वाड्रन के ब्रीफिंग रूम में पहुंचे। उस वक्त पूरा इंडिया सो रहा था। सरगोदा एयरबेस की 4 फिजाई पट्टियां सरगोदा मेन, छोटा सरगोदा, बागोवाल और बकटोनिया थी। तमाम पायलटों की ब्रीफिंग सुबह 4:15 पर खत्म हुई, लेकिन इस हमले को शुरू से ही कुछ मसाइल का सामना था। जैसे ही सभी पायलट्स अपने जहाजों तक पहुंचे, एयर रेड्स का सायरन बज गया। तमाम पायलट और तकनीकी माहिरीन ने भागकर बंकरों में पनाह ली। पाकिस्तान के B-57 तैयारों ने कुछ बम गिराए, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। PVS जगन मोहन और समीर चोपड़ा लिखते हैं कि जब तनेजा अपने हवाई जहाज पर पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि वो अपना पैराशूट भूल आए हैं। दूसरे तैयारे के बरक्स, जिसमें पैराशूट सीट के साथ लगे होते थे, मिस्टर के पायलट को उसे अपने हाथों में लेकर सीट में फिट करना पड़ता था। सभी पायलट अपने पैराशूट खुद लेकर जाते थे, सिवाय कमांडिंग ऑफिसर के, जिनका पैराशूट एयरमैन लेकर चलता था। जब पैराशूट की तलाश हुई तो वो एक करीबी खाई में मिला। दरअसल हुआ ये कि एयर रेड के दौरान एयरमैन ने CO का पैराशूट गड्ढे में फेंक दिया। कुछ देर बाद विंग कमांडर तनेजा ने टेक ऑफ कर लिया। उस वक्त पाकिस्तानी हमले की वजह से आदमपुर के रनवे की लाइट्स गुल थी। 4 तैयारों के दूसरे स्क्वाड की क़यादत स्क्वाड्रन लीडर डैनी सतूर कर रहे थे। स्क्वाड्रन लीडर सुदर्शन हांडा तीसरे बैच के लीडर थे। कमांडिंग ऑफिसर तनेजा ने वाज़ेह किया था कि तमाम पायलट्स को अपने अहदाफ पर हमला करके फौरन वापस आना होगा। उनके पास दूसरी बार हमला करने के लिए ना तो वक्त होगा और ना ही ईंधन। इयन कार्डोजो लिखते हैं कि तनेजा ने ब्रीफिंग में कहा कि अपनी आंखें खुली रखें, आपकी तरजीह जमीन पर खड़े दुश्मन के जहाज़ों को तबाह करना है। कम रोशनी की वजह से शायद जमीन पर देखने में मुश्किल हो, मगर इसको हमले की नाकामी की वजह नहीं समझा जाएगा। जब तक तैयारे टेक ऑफ पॉइंट पर नहीं पहुंच जाते, तब तक रेडियो साइलेंस रखी जाएगी और कोई भी पायलट किसी दूसरे से बात नहीं करेगा। रनवे की लाइट्स तभी जलाई जाएंगी जब जहाज का इंजन स्टार्ट हो जाएगा। तमाम तैयारे 30-30 सेकंड के वक्फे से टेक ऑफ करेंगे। उन्होंने कहा कि हम 5:28 पर टेक ऑफ करेंगे और रेडार से बचने के लिए 300 फीट की बुलंदी पर परवास करेंगे। जहाज 30 मिनट में सरगोदा पहुंच जाएंगे और 30-30 सेकंड के वक्फे से बम गिराने के लिए नीचे डाइव करेंगे। रेडियो साइलेंस रखने की वजह से इन पायलटों और कंट्रोल टावर के दरमियान कोई राब्ता नहीं था। इस दौरान मिस्टीरियस तैयारे के 2 रिजर्व पायलट्स अपने इंजन स्टार्ट करके किसी भी वक्त उड़ने के लिए तैयार खड़े थे। तैयारों के टेक ऑफ होते ही दिक्कतें आना शुरू हो गईं। दूसरी खेप के 2 तैयारों में टेक ऑफ के फौरन बाद तकनीकी खराबी पैदा हो गई। तैयारे के तीसरे बैच में भी टेक्निकल स्नैग आया और इसी वजह से स्क्वाड्रन लीडर देवैया को, जो रिजर्व मिस्टर के साथ तैयार खड़े थे, मैदान में उतरने को कहा गया। PVS जगन मोहन और समीर चोपड़ा लिखते हैं कि गरजते हुए मिस्टर्स ने सरगोदा एयरबेस पर हमला किया। नीचे से तैयारा शिकन तोपों ने फायरिंग शुरू कर दी। वक्त था 5:58, मुकर्ररा वक्त से 3 मिनट देर। तनेजा और उनके विंग मैन वर्मा ने सरगोदा एयरबेस पर पहली डाइव लगाई। एक बड़े 4 इंजन वाले तैयारे को खड़ा देखकर उन्होंने उसे रॉकेटों से तबाह कर दिया। जैसे ही तनेजा एक हमला करने के बाद वापस अपनी बेस जाने के लिए मुड़े, रिजर्व पायलट देवैया का जहाज वहां पहुंच गया। इस दौरान पाकिस्तान के साकेसर रडार स्टेशन ने पाकिस्तान फिजाइया के स्टार फाइटर्स तैयारों को इंडिया की जानिब से हमले के बारे में खबरदार किया था। जब तक फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमजद हुसैन का F-104 तैयारा वहां पहुंचता, मिस्टर पहले ही वापसी का रास्ता पकड़ चुके थे। देवैया सबसे पीछे थे। अमजद की निगाह उन पर पड़ी। इन दोनों पायलट्स के दरमियान फिजाई जंग को एयर कैमोडोर कैसर तुफैल ने अपनी किताब ग्रेट एयर बैटल्स ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स और जॉन फ्रीकर ने अपनी किताब बैटल फॉर पाकिस्तान एयर वॉर ऑफ 1965 में बयान किया है। विंग कमांडर अरिजीत घोष अपनी किताब एयर वॉरियर्स में लिखते हैं कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमजद हुसैन आवाज़ की रफ्तार से दुगनी स्पीड पर परवास करने वाले F-104 स्टार फाइटर को चला रहे थे। उनका तैयारा हीट ट्रैप करने वाले 2 साइड विंडर मिसाइलों से लैस था। उन्होंने अपने तैयारे को स्क्वाड्रन लीडर देवैया के तैयारे के पीछे लगा दिया। उन्होंने अपना साइड विंडर मिसाइल फायर किया, जो हदफ से चूक गया और जमीन पर गिर गया। अमजद ने फिर अपनी 20 mm कैनन चलाई,
जिसके गोले देवैया के तैयारे को लगे। अमजद ये सोचकर डॉग फाइट से बाहर निकल आए कि अब देवैया के तैयारे को क्रैश होने से कोई नहीं बचा सकता। अरिजीत घोष लिखते हैं कि देवैया का तैयारा खराब होने के बावजूद अब भी लड़ने के काबिल था। देवैया के पास दो रास्ते थे। पहला ये कि वो स्टार फाइटर का आमने सामने मुकाबला करे, जिसमें अगर वो बच जाते तो उनके पास इतना ईंधन नहीं होता कि वो इंडिया वापस जा सकें, और दूसरा ये कि वो स्टार फाइटर से बचते हुए अपने ठिकाने पर वापस पहुंचे। उन्होंने स्टार फाइटर का मुकाबला करने का फैसला किया। उन्होंने एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचा कि स्टार फाइटर उनके तैयारे से बेहतर तैयारा है। इस वाक़ये को बयान करते हुए पीवीएस जगनमोहन और समीर चोपड़ा लिखते हैं कि देवैया एक बार फिर स्टार फाइटर के पीछे आए। इसी दौरान अमजद सोच रहे थे कि शायद कोई दूसरा मिस्टर उनके तैयारे के पीछे लग गया है। खुद को हमले के लिए जगह देने के लिए वो पहले 7000 फीट की बुलंदी पर गए और फिर तेजी से नीचे जमीन की जानिब गोता लगाया। जब अमजद मिस्टर के पीछे आने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि वो एक बहुत ही दिलेर पायलट के साथ मुकाबला कर रहे हैं। लड़ाई जारी रही और अमजद ने मिस्टर से छुटकारा पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। यहाँ पर अमजद से एक गलती हुई। उन्होंने मिस्टर को निशाना बनाने के लिए अपने तैयारे की रफ्तार कम कर दी। इयान कार्डोजो लिखते हैं कि अगरचे स्टार फाइटर बरसगीर में उड़ने वाला सबसे तेज तरीन तैयारा था, लेकिन डॉग फाइट में उसके मुड़ने की सलाहियत महदूद थी। देवैया ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने स्टार फाइटर पर निशाना साधा और उस पर अपनी 2x30 mm की डेफा कैनन छोड़ दी। अमजद का एलिवेटर कंट्रोल फ्रीज हो गया और उनके पास पैराशूट से इजेक्ट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। उधर तहसील पिंडी भट्टियां से 5 मील जुनूब में वाक़े गांव कोट नाका के किसान खेतों में काम का आगाज कर रहे थे कि उन्हें सरगोदा से 2 तैयारे आते हुए नजर आए। वो इन दोनों लड़ाका तैयारों के दरमियान लड़ाई देखकर हैरान रह गए। फिर उन्होंने फिजा से इन दोनों तैयारों को जमीन पर यूं गिरते देखा कि जैसे किसी दरख्त से 2 पत्ते जमीन पर आ गिरे हों। एक तैयारे का पायलट पैराशूट की मदद से नीचे आया, लेकिन दूसरा तैयारा जंग नहर के पार गिर गया और उसका पायलट इजेक्ट नहीं कर पाया। पायलट की लाश तैयारे के मलबे से थोड़ी दूर गिर गई, मगर इस लाश को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। बाद में गांव वालों ने उन्हें खेतों में दफन कर दिया। ये लाश स्क्वाड्रन लीडर AB देवैया की थी। ये कभी मालूम नहीं हो सका कि देवैया के साथ उनके आखिरी लम्हात में क्या हुआ था। अरिजीत घोष अपनी किताब एयर वॉरियर्स में लिखते हैं कि मुमकिन है कि देवैया हवाई जहाज उड़ाते हुए बेहोश हो गए हों और फिजा में ही उनकी मौत हो गई हो। ये भी मुमकिन है कि आखिरी लम्हात में उन्होंने जहाज पर कंट्रोल खो दिया हो और वो ज़मीन से टकरा गए हों। ये भी मुमकिन है कि उन्होंने बहुत नीचे से जहाज से इजेक्ट करने की कोशिश की हो, लेकिन कामयाबी ना मिली हो। उधर आदमपुर में तनेजा देवैया का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे ताकि वो मिशन की डीब्रीफ मीटिंग में शिरकत कर सके। तनेजा और उनकी टीम को AB देवैया के एक्शन के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था। जब उनके बारे में कोई इत्तला नहीं मिली तो देवैया को मिसिंग इन एक्शन या जंग में लापता करार दे दिया गया। जब 7 साल गुजरने के बाद भी उनकी कोई खबर नहीं मिली तो इसके बाद उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। अगर बरतानवी सहाफ़ी जॉन फ्रीकर ने 1979 में बैटल फॉर पाकिस्तान द ईयर ऑफ वॉर 1965 न लिखी होती तो किसी को स्क्वाड्रन लीडर देवैया के कारनामों का इल्म न होता। इस किताब में सरगोधा के आसमानों पर होने वाली लड़ाई का तफसीली जिक्र किया गया है। जंग खत्म होने के कोई 15 साल बाद ग्रुप कैप्टन तनेजा ने जॉन फ्रीकर की किताब को पढ़ा, जिसमें खुद अमजद हुसैन ने एतराफ़ किया था कि उनके जहाज़ को 7 सितंबर 1965 को सरगोधा के करीब एक दूसरे इंडियन मिस्टर ने गिराया था और उनका जहाज़ तबाह कर दिया था। इयान कार्डोजो लिखते हैं कि तनेजा अच्छी तरह जानते थे कि उस दिन किसी और इंडियन तैयारे की स्टार फाइटर के साथ जंग नहीं हुई थी। ताहम ऐसे में सिर्फ देवैया अपना तैयारा ख़राब होने के बावजूद अमजद के तैयारे से लड़ते रहे। इस हमले में देवैया के अलावा सभी पायलट्स महफूज आ गए थे। देवैया की मौत के 23 बरस बाद उन्हें इंडिया के दूसरे बड़े फौजी एजाज महावीर चक्र से नवाजा गया। पाकिस्तानी फिदाइया की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कहा गया कि सरगोदा पर होने वाली इस मशहूर जंग ने कई दहाइयों से तारीख दानों को हैरान कर रखा है। जंग के फौरन बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमजद हुसैन को भी उनकी बहादुरी पर सितारा जुर्रत से नवाजा गया। सितम ज़रीफ़ी यह है कि सन 1971 की जंग में अमजद हुसैन का तैयारा अमृतसर के ऊपर इंडियन तैयारा शिकन तोपों ने
मार गिराया था। और देवैया आज भी पाकिस्तान में एक किसान के खेत के एक कोने में दफन है। BBC Reads। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें कल तक के लिए पूरी टीम को इजाजत दीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज। Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.